Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज के वीडियो में हम लोग BEGS 183 दैट इज राइटिंग इन स्टडी स्किल्स जिसका आप लोग का एग्जाम है उसका पैटर्न देखने वाले हैं, साथ ही साथ एक रिवीजन टाइप करने वाले हैं। बिकॉज आप लोगों को पता है कि ये पेपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। ओके इसमें थ्योरी याद करने से ज़्यादा होता है कि आपको राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल समझनी होती है। तो आज के पेपर में हम यही करेंगे। इस एक वीडियो से आपका पूरा जो है रिवीजन हो जाएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या सब कुछ फॉर्मेट। ठीक है, मैं जितना मैक्सिमम कवर हो पाएगा एक वीडियो में उतना करूंगी, वरना इसका पार्ट 2 डाल देंगे। बट अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। ओके देखो, सबसे पहले हम पेपर का ना स्ट्रक्चर समझते हैं कि पेपर आता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, देखो एग्जाम जो है वो टोटल 50 मार्क्स का आता है और आपको इसमें 2 घंटे मिलते हैं। और आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं और 6 के 6 कंपल्सरी होते हैं। ऑलराइट, यानी कि आपको सारे पेपर जो है अटेम्प्ट करना ही होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम लोग ना एक बार पेपर भी देख ही लेते हैं कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा पता लग जाए कि हाँ पेपर ऐसा आ सकता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन पेपर BEGS 183 का। क्वेश्चन पेपर रिसेंट नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, बट हम लोग एक बार क्वेश्चन पेपर पे नजर डालते हैं। देखो ये है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो देख लो यही आता है फर्स्ट NE3। इंटरनल चॉइस होती है लेकिन क्वेश्चन सारे करने हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ABCD पार्ट दे रखे हैं और इसमें से 3 करने हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 2 है, इसमें आपको A और B पार्ट दे रखे हैं, इसमें से एक करना है। ऐसे ही क्वेश्चन 3 है, ये आपको अटेम्प्ट करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है और सिक्स्थ आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। ओके तो ऐसा पेपर आता है, इसलिए सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं लेकिन इंटरनल चॉइस आपको दे रखी होती है। ऑलराइट, तो देखो अब जैसे एक एक करके हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 1 देखो, मैंने बताया ना शॉर्ट नोट्स आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपको 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे और इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर आंसर जो है लगभग आपको 100 वर्ड्स का एक शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो दिख गया, ये 15 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन 1 ही आता है। तो क्वेश्चन 1 तो आपको प्रिपेयर करना ही है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और आंसर छोटे छोटे हैं, तो आप जल्दी भी कर पाओगे 2 घंटे में से और मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर लोगे। ओके तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ऐसे आता है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। होमोनियम्स क्या होते हैं, सिंथेसाइजिंग क्या होता है, एडिट प्रूफ क्या होता है, एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होता है, ये सब अभी हम ये सब डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 जो है वो एस्से राइटिंग आता है। यहाँ आपको 2 एस्से के टॉपिक दिए जाएंगे, आपको उनमें से सिर्फ एक एस्से लिखना होता है और वर्ड लिमिट आपकी 200 वर्ड्स होती है। और ये आपका सेकंड मोस्ट जो है स्कोरिंग क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आता है ये। ठीक है, अगर हम इसके भी देखें तो देखो ऐसे ही आता है, हाउ वुड यू राइट एन एसे फॉलोइंग द प्रोसेस अप्रोच, या फिर व्हाट आर 3 मेजर टाइप ऑफ स्टडी स्किल्स, ऐसे करके आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे प्रॉपर ऐसे नहीं बट जनरल। ओके फिर थर्ड आता है आपको क्वेश्चन कॉम्पोजिशन राइटिंग। ये बहुत फ्री राइटिंग होती है। यहाँ पे आपको किसी सोशल या एनवायरमेंटल इशू पर एक कॉम्पोजिशन लिखना होता है। जैसे कि टॉपिक्स होते हैं बेसिकली एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर कंजर्वेशन, ये सब। ठीक है, यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट वगैरह भी आगे देखेंगे। देखो ऐसे आता है। ठीक है, लिखा होता है वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन लिखो, क्लियर बिगनिंग होनी चाहिए, बॉडी, कंक्लूजन और टॉपिक देखो अर्जेंट मेजर्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर वाटर कंजर्वेशन, ऐसे करके टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4 आपका आ जाता है फॉर्मल राइटिंग। जैसे कि इसमें फॉर्मल लेटर में आपको जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू बैंक मैनेजर, ऐसे करके आता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट आप जैसा भी लिखो, बट फॉर्मेट आपका सब कुछ जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो देखो फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग दैट कंप्यूटर फैसिलिटीज इन द कैंपस में बी इम्प्रूव्ड, ऐसे करके पेपर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 5 आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ आपको किसी इवेंट या एक्टिविटी पर रिपोर्ट लिखनी होती है। जैसे कि कोई RWA की एक्टिविटी बोल देंगे, एनवायरमेंट कैंपेन बोल देंगे, कॉलेज का इवेंट बोल देंगे। तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है, वही आपको फॉलो करना होता है। देखो स्टूडेंट काउंसिल ऐसे करके आपको बोला है कि राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द मीटिंग। ऑलराइट, फिर 6th क्वेश्चन आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 3 सब क्वेश्चंस होंगे
और इस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स आपको 7 दिख रहे हैं, यहाँ पे 7 मार्क्स का होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हर साल पैसेज चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन जो टाइप के पूछे जाते हैं वो सेम रहते हैं। तो इसी वजह से आप लोग क्वेश्चन समझ जाओगे कि क्या क्या पूछ सकते हैं वो। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, बहुत लोगों को लगता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्या इंग्लिश लिटरेचर पूछ रहे हैं। नहीं, ये कोई भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है ये सब्जेक्ट। यहाँ पे ग्रामर पूछी जाती है। ठीक है, कि कैसे आपको चीजें लिखनी आती हैं, लेटर, कॉम्पोजिशन, रिपोर्ट, ये सब पूछेंगे, कुछ नहीं आता और। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे राइटिंग और स्टडी स्किल्स आपकी देखी जाती है और कुछ भी नहीं। ओके, अगर हम देखें तो ये देखो, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको दे रखे हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, कितनी बार रिपीट हुए हैं, क्या है, आपको सब कुछ यहाँ पे दे रखा है 10 ईयर के पेपर को एनालाइज करके मैंने। ऑलराइट, हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करे ना स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट से, कि शॉर्ट नोट्स को समझते हैं कि क्या वो हमसे पूछ सकते हैं, कैसे टॉपिक्स आ सकते हैं, और उनको समझकर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाए। ओके, देखो सबसे पहला टॉपिक है आपका होमोनियम्स एंड होमोग्राफ। बहुत बार पूछा गया ये, मैंने यहाँ पे लिखा है 4+ टाइम्स। तो अगर मैंने 10 साल के पेपर देखे तो उसमें 4 से ज्यादा बार ये रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही आएगा, व्हाट आर होमोनियम्स, व्हाट आर होमोग्राफ्स, गिव एग्जाम्पल शोइंग प्रॉब्लम्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स। ऑलराइट, मैंने आपको एक दे रखा है पूरा पैराग्राफ, पर मैं आपको समझा भी देती हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल या फिर एक सिचुएशन से समझो। मान लीजिए किसी ने आपसे इंग्लिश में कहा, आई वेंट टू द बैंक। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या आएगा? बैंक का मतलब पैसा जमा करने वाली जगह जहां पे हम पैसे जमा करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैंक ना, रिवर जो होता है वो वाला भी होता है, नदी का जो किनारा होता है उसको भी हम बैंक कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग सेम है, बोले सेम जाते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग्स जो है अलग है। लेकिन सेंटेंस में एग्जैक्टली कौन सा मीनिंग है ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता लगता है ना, कि क्या वो बोल रहा है सेंटेंस में, उससे पता लगता है। तो इसी तरह के वर्ड्स को हम लोग जो है होमोनियम्स कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में देखो, होमोनियम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने या सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो अलग होता है। यानी कि वर्ड सेम हो सकते हैं और डिफरेंट मीनिंग होता है, इसको हम होमोनियम्स कहते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बैंक का दे दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैंने बताया ना, देखो बैंक दो तरह का, एक तो फाइनेंशियल बैंक जहां पे पैसे जमा कराते हो, और एक होता है रिवर साइड, वो वाला बैंक। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि आप समझ लो बैट। बैट के भी दो मीनिंग होते हैं, एक तो क्रिकेट बैट हो गया जिससे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, और ऐसे ही एक होता है बैट एनिमल, उड़ने वाला जो जानवर जो रात में दिखता है ना, वो होता है बैट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ द बैट हिट द बॉल, तो आपको समझ आ जाएगा क्रिकेट बैट की बात हो रही है ना। लेकिन वहीं मैं बोलूंगी अ बैट वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर जानवर वाले बैट की बात हो रही है। ऐसे ऐसे करके आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे, बैंक का दे देना, बैट का दे देना, लाइट। अब लाइट के भी देखो अलग अलग होते हैं, LIGHT जैसे होता है लाइट, है ना। लाइट में क्या क्या आ जाएगा, देखो एक तो लाइट होता है रोशनी वाला, और एक होता है हल्का लाइट, है ना। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही मैच, अब मैच दो तरह के होते हैं, है ना, एक मैच होने वाला और एक मैच जो सेम होता है, ये सब। तो ये हो गए आपके होमोनियम्स। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जो है डेफिनेशन प्रॉपर, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है इंग्लिश में, ये लर्न करने जानी है। यानी कि होमोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। ओके, फिर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं इसके। ऑलराइट, अब हम समझते हैं होमोग्राफ्स क्या होते हैं। देखो बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है होमोनियम्स और होमोग्राफ सेम चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, देखो होमोग्राफ्स क्या होते हैं। होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है। यानी कि कई बार इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग होती है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि वर्ड्स सेम है, अभी हमने ऊपर जो होमोनियम्स पढ़े उनमें हम बोल भी सेम चीज रहे हैं, स्पेलिंग भी सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेलिंग तो सेम है लेकिन कभी कभार आपके बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देखो, होमोग्राफ में एक होता है लीड, LEAD, और एक होता है लेड, LEAD। दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन बोलना जो है डिफरेंट है ना। तो एक तो हो गया लीड वाला, किसी को गाइड करना, किसी को बताना कोई चीज, है ना। और एक हो गया लेड,
मेटल जो होती है, जो पेंसिल में होती है, द पाइप इज मेड ऑफ लेड या फिर द पेंसिल इज मेड ऑफ लेड, तो वो हो गया, है ना। तो दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन हमारी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे देख लो, होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इसलिए इन्हें जो है हम लोग होमोग्राफ कहते हैं, है ना। जैसे कि आप देखो विंड, एक होता है विंड हवा वाला और एक होता है वाइंड, वाइंड है ना, लपेटना, घुमाना किसी चीज को। ऑलराइट, ऐसे ही टेर और टीयर, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है फाड़ने वाला, है ना, टेर, और एक होता है टीयर, आंसू वाला। ऑलराइट, तो ये होते हैं होमोग्राफ। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, गिव एग्जांपल शोइंग प्रॉब्लम्स फॉर सेकंड लैंग्वेज लर्नर। देखो, हम जैसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं, उनके लिए ये वर्ड्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वर्ड्स देखते हैं। नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो है कंटेक्स्ट भी समझते हैं। हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए हमारे लिए वर्ड्स जो है डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतनी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस आती नहीं है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल पे तौर पे लो, आप आई वेंट टू द बैंक, अगर पूरा कंटेक्स्ट ना दिया हो तो जो है एक इंसान गलत भी सोच सकता है। अब आई वेंट टू द बैंक, आप बैंक भी जा सकते हो या फिर आप नदी के किनारे भी जा सकते हो। इसी वजह से कॉम्प्रीहेंशन में हमें प्रॉब्लम होती है। अब देखो, कंटेक्स्ट क्या रोल प्ले करता है इंग्लिश में, मीनिंग समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जब पूरा सेंटेंस लिखा होगा, आई डिपॉजिटेड ₹5,000 इन द बैंक, अब हमें क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। या फिर जब ऐसे लिखा हो, द फिशरमैन सैट ऑन द बैंक, अब हमें यहाँ पे क्लियर है कि रिवर बैंक की बात हो रही है। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी होता है। ओके, तो देखो यही सारा आपको जरूरी है समझना। इसमें आपको बताऊं, अगर कोई सेकंड लैंग्वेज किसी की इंग्लिश है और वो बेटर करना चाहता है उसे, तो उसको क्या क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, इंग्लिश मूवीज देखनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने चाहिए। इससे जो है आपकी इंग्लिश जो है समझने के लिए और बेटर होती है। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सिंथेसाइजिंग इन द राइटिंग प्रोसेस। इसमें एस्से भी आता है, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आपको समझना चाहिए इस टॉपिक को अच्छे से, क्योंकि आपको एस्से राइटिंग भी आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं सिंथेसाइजिंग का मतलब क्या है। मान लीजिए आपको एक टॉपिक दिया गया है, क्लाइमेट चेंज। ओके, अब आपको क्या करना है, आप एक सोर्स नहीं पढ़ोगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लोगे, रिसर्च रिपोर्ट्स देखोगे, बुक्स पढ़ोगे। अब इन सब जगहों से अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या आप बस सबको कॉपी करके लिख दोगे, यानी कि आपको जो जो इंटरनेट पे पैराग्राफ मिला आपने चिपका दिया, न्यूज़पेपर में जो मिला वो चिपका दिया, सबको सेम सेम करके लिख दिया? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सारी इंफॉर्मेशन को मिलाओगे, कंपेयर करोगे और फिर अपनी तरफ से एक लॉजिकल आंसर लिखोगे। इसी प्रोसेस को हम सिंथेसाइजिंग कहते हैं। समझ लिया? जैसे कि देखो, पीडीएफ में मैंने आपको आंसर दे रखे हैं। अब अगर आपको पेपर में भी ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो, तो क्या आप बिल्कुल ही इसे कॉपी करने लग जाओगे कि बिल्कुल ए टू जेड जो मैम ने लिखा है वो लिख लूं? और आपके पास एक बुक भी अवेलेबल है, आपके पास फोन पे इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो आप हर जगह से तो नहीं करोगे ना यार, है ना। तो आप क्या करोगे, आप सारा कुछ पढ़कर अपने दिमाग में एक सोचोगे, अच्छा ये इसका मतलब होता है, ये होता है, तो मैं ये चीज समझा देती हूँ। तो आप जो ये दिमाग में सोचते हो ना चीजें, सारी चीजों को कंबाइन करते हो, कंपेयर करते हो, लॉजिकल चीजें सोचते हो, इसी प्रोसेस को हम जो है सिंथेसाइजिंग कहते हैं। ठीक है, तो सिंथेसाइजिंग की अगर हम एक डेफिनेशन देखें, तो जब हम डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं और उन्हें कंबाइन करके एक नया और मीनिंगफुल पीस ऑफ राइटिंग बनाते हैं ना, तो उसे हम सिंथेसाइजिंग कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समरी नहीं होती। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, उन्हें लगता है सिंथेसिस का मतलब होता है समरी, पर ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। कैसे? देखो, समरी जो होती है ना, वो एक सोर्स की मेन बातें छोटी करके लिखना होता है, पूरे एंड में जैसे कंक्लूजन लिखते हैं हम, है ना। वहीं अगर मैं सिंथेसिस की बात करूं, तो कई सारे सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को मिलाकर हम एक नई चीज, नया आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, तो उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। ऑलराइट, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लो, मान लो 3 लोग क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात बोल रहे हैं। एक तो साइंटिस्ट बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, एक गवर्नमेंट रिपोर्ट बोल रही है कि इंडस्ट्रीज जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी वजह से हो रहा है,
और न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अगर आप इन तीनों की बातों को कंबाइन करके एक आंसर लिखते हो तो आप सिंथेसिस कर रहे हो, है ना? ये होता है कि सारी चीजों को कंबाइन करके लिखना। ओके, अब देखो सिंथेसिस में क्या क्या होता है, आपको ये चीजें याद रखने की बहुत जरूरत है, पेपर में आ सकती है। देखो सिंथेसिस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है एनालाइज करना चीजों को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आप कंपेयर, और फिर आता है इंटीग्रेट। देखो एनालाइज का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से समझते हो सबसे पहले, फिर कंपेयर करते हो, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को कंपेयर करते हो, और इंटीग्रेट सबको मिलाकर एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाते हो। ओके, तो ये होता है सिंथेसिस के तीन मेन सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, अब देखो राइटिंग प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट क्यों है जब आप कुछ भी लिख रहे होते हो। तो देखो हम सिंथेसिस क्यों करते हैं, हम सिंथेसिस इसलिए करते हैं ताकि एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग हमेशा जो है मल्टीपल सोर्सेज यूज करे जा सके उसमें। आप अगर सारी चीजें उठा के लिख दोगे तो उसका मीनिंग नहीं बनेगा कोई। आप सारी चीजों को कंपेयर करके एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बना रहे हो तो उसका कुछ मीनिंग बनेगा ना। तो इसलिए हम सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। आप इसमें जैसे क्लाइमेट चेंज वाले पे एस्से जो लिखोगे वो सिंथेसिस के तौर पे लिखोगे। आप तीनों चीजों की, जैसे साइंटिस्ट की, गवर्नमेंट की, न्यूज़पेपर की, तीनों को चीजों को कंपेयर करोगे और देखोगे कौन से एक आर्ग्यूमेंट है जो आपको बेटर लग रहा है, और उस पर आप आगे डिस्क्राइब करके और चीजें लिख सकते हो, है ना। अगर हम सिंथेसिस ना करें तो क्या हो सकता है, देखो एग्जाम्पल समझो। अगर आप 5 आर्टिकल्स पढ़ रहे हो हर अलग जगह पे, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, फोन पे, बुक में, तो और आप एग्जाम में ये लिखाते हो कि आर्टिकल 1 ये कह रहा है, इंटरनेट ये कह रहा है, न्यूज़पेपर ये कह रहा है, फोन ये कह रहा है, बस। तो इससे क्या होगा, आंसर जो है बोरिंग और कनेक्शन फील नहीं होगा आंसर में, है ना। तो रीडर को लगता है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहे हो। इसीलिए आप लोग को बिना सिंथेसिस के राइटिंग सिर्फ समरी का कलेक्शन बन जाती है, इसलिए आपको सिंथेसिस करना जो है जरूरी होता है। ऑलराइट, बात समझ आई। मैंने जितना डीप में मैं अच्छे से समझा सकती हूँ मैं समझा रही हूँ, ताकि आप पेपर में एक अच्छा आंसर लिख कर आ पाओ। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज टॉपिक 3, कोहेरेंस एंड कोहेशन। वेट, कितने टॉपिक्स हैं, ओके। टॉपिक 3 आ गया आपका। अगर हमने यहाँ पे कुछ छोड़ा तो नहीं है ना, मैंने सब कुछ कवर कर लिया। हाई ऑर्डर थिंकिंग, सिंथेसिस डेमोन्स्ट्रेट हाई ऑर्डर थिंकिंग। देखो ये चीज भी आपको समझ आनी चाहिए, वैसे तो आपको पढ़ के ही समझ आ रही होगी कि देखो हाई ऑर्डर थिंकिंग का मतलब है ना एडवांस थिंकिंग। आपका दिमाग कितनी ज्यादा सोच सकता है, आपको चीजें सिर्फ याद नहीं करनी, रिपीट नहीं करनी, बल्कि उनको समझ के अच्छे से लिखना। जैसे कि आप मेरी वीडियो से समझ रहे हो तो आप एक अच्छा आंसर लिख कर आओगे, है ना। तो यही होता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस से आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है बढ़ती हैं। ओके, रीडिंग, ये सिंथेसिस जो है एक रीडिंग स्ट्रैटेजी भी है और राइटिंग स्ट्रैटेजी भी है। जब आप सोर्सेज से कलेक्ट करते हो और एनालाइज करते हो तो वो रीडिंग स्ट्रैटेजी हो जाती है, और जब आप आइडियाज को कंबाइन करके एक आंसर लिखते हो तो वो एक राइटिंग स्ट्रैटेजी हो जाती है। ऑलराइट, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोहेरेंस एंड कोहेशन इन पैराग्राफ्स। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड्स को देखकर ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और पैराग्राफ लिखते वक्त इन्हें कैसे मेंटेन किया जाता है। तो अब हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे दोनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पैराग्राफ क्या होता है, क्योंकि पैराग्राफ में पूछ रहे हैं कि कोहेरेंस एंड कोहेशन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट एस्पेक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड टू अश्योर कोहेरेंस एंड कोहेशन व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। सबसे पहले समझते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। देखो पैराग्राफ से सेंटेंसेस का कलेक्शन नहीं होता। एक अच्छा पैराग्राफ वो होता है जिसमें एक मेन आइडिया हो, सारे सेंटेंसेस उस आइडिया से रिलेटेड हो, सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है। अगर पैराग्राफ में कनेक्शन नहीं होगा तो रीडर जो है कंफ्यूज हो जाएगा, उसे इतना इजीली जो है चीजें समझ नहीं आएंगी। तो इसी कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए हम लोग कोहेरेंस और कोहेशन के लिए जो है यूज करते हैं। ओके, समझते हैं कि करके क्या मतलब होता है। देखो कोहेरेंस का मतलब होता है बेसिकली आइडियाज का लॉजिकल फ्लो। यानी कि आप समझो, जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, बॉडी देते हो और कंक्लूजन देते हो, 3 चीजें देते हो ना। ऐसा तो नहीं होता आप पहले कंक्लूजन लिख दोगे, फिर बॉडी लिखोगे, लास्ट में इंट्रोडक्शन, है ना। तो कोहेरेंस कैसे बनेगा, आप पहले उस चीज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे, फिर डीप में इंफॉर्मेशन दोगे और फिर कंक्लूड करोगे। इसी को हम कोहेरेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब जो पैराग्राफ में जो आइडियाज हैं वो एक ऑर्डर में आने चाहिए और रीडर को आसानी से समझ आने चाहिए कि राइटर जो है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका टॉपिक है, एग्जाम्पल के तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन,
तो आप लोग बताओगे ना सारी चीजें कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इससे स्टूडेंट घर बैठ के पढ़ सकते हैं, इससे ट्रैवलिंग का टाइम बच सकता है, तो एक एक चीजों से रिलेट कर रहे हो आप चीजें, तो ये होता है कोहेरेंट। ठीक है, क्योंकि हर सेंटेंस ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट बता रहा है, उसी से रिलेटेड है। अब कल का ऑनलाइन एजुकेशन में पैराग्राफ लिख रहे हो और आप साथ में लिख देते हो कि टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एंड वी आर एबल टू व्यू द वीडियोज ऑन यूट्यूब। अब ये तो ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ रिलेटेड नहीं हुआ ना, यहाँ पे आपने ऑनलाइन एजुकेशन का मेंशन ही नहीं करा, तो कोहेरेंस नहीं है। आपको कोहेरेंस लिखना होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए सेंटेंसेस। ओके, नॉन कोहेरेंट मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल, ऑलराइट, कि नॉन कोहेरेंट जैसे आपने कुछ बिल्कुल ही अलग सेंटेंस लिख दिया। ओके, अब देखो कोहेरेंट पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए जब आप एक पैराग्राफ को कोहेरेंस मेंटेन कर रहे हो। तो सबसे पहले उसमें टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। सबसे पहले एक टॉपिक सेंटेंस होता है जिसमें आप मेन आइडिया बताते हो कि जिस पे भी आपको पैराग्राफ लिखना है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन पे लिखना है, तो आप सबसे पहले बताओगे कि ऑनलाइन एजुकेशन इज बिकमिंग वाइडली पॉपुलर नाउ अ डेज। ओके, तो सबसे पहले आप स्टार्ट ऑनलाइन एजुकेशन से करोगे। ठीक है, ये पैराग्राफ का मेन आइडिया हो जाएगा। फिर आप इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस देते हो, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड उसके बेनिफिट्स, ऑनलाइन एजुकेशन होता कहाँ है, कब हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब। ओके, और फिर आप देते हो कंक्लूडिंग सेंटेंस, आखिर में एक कंक्लूजन या फिर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हो। ओके, तो ऐसे होता है कोहेरिंग जो है कोहेरेंस वाला पैराग्राफ। ओके, क्लियर टॉपिक सेंटेंस होते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है इसमें। ठीक है, कोहेरेंस समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कोहेशन की कि कोहेशन क्या होता है। देखो, कोहेशन का मतलब है सेंटेंसेस को ग्रामेटिकल टूल्स के थ्रू कनेक्ट करना, यानी कि आइडियाज को जोड़ने के लिए लैंग्वेज के टूल्स का यूज करना। लिंकिंग वर्ड्स हो गए, जैसे कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, आप एक ही वर्ड बार बार रिपीट नहीं करते। जैसे कि आप समझो किसी नाम से आप किसी को रेफर कर रहे हो, दैट रिया इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, रिया गोज टू स्कूल, रिया इज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, रिया इज ईटिंग अ लंच। नहीं, आप बार बार रिया 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 नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, शी इज ईटिंग हर लंच, शी वेंट टू द स्कूल। तो आप इसकी जगह कोई और वर्ड यूज कर रहे हो, तो यही सारे वर्ड्स यूज करना, ग्रामर का यूज करना, प्रॉपर वर्ड्स यूज करना, यही सारे होते हैं लिंकिंग वर्ड्स। ओके, हाउएवर, देयरफॉर, मोरेवर, इन एडिशन, ये सारे सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो पेपर में दैट एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो देयरफॉर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ड, तो ये क्या हो गया, कोहेशन, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। ओके, यहाँ पे देखो कोहेरेंस होता है कि आपको सेंटेंसेस एक मीनिंगफुल वे में जोड़ने हैं, ग्रामर वार्मर नहीं चेक हो रही। कोहेशन में ग्रामर चेक होती है बेसिकली। ठीक है, प्रोनाउंस वगैरह से भी कोहेशन बनता है, जब मैंने बताया था इट यूज कर लो किसी जगह, शी, ही, ये सब। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ की टर्म्स, देखो कभी कभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रिपीट करना भी कोहेशन क्रिएट करता है। जैसे कि जब हम किसी चीज पे ना बहुत ज्यादा जोर देना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन इंप्रूव्स नॉलेज, एजुकेशन ऑल्सो इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब हम एजुकेशन के बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स बता रहे हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसी से भी जो है हमारा कोहेशन बन रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एयर पोल्यूशन का एग्जाम्पल दे रखा है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कोहेशन को है और कोहेरेंस क्या होता है। देखो, कोहेरेंस में होते हैं आइडियाज का लॉजिकल फ्लो, वहीं कोहेशन में सेंटेंसेस का ग्रामेटिकल कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, कोहेरेंस में मीनिंग पर फोकस होता है, कोहेशन पे लैंग्वेज पर फोकस होता है। ठीक है, कोहेरेंस जो है रीडर को आइडिया समझाता है, और कोहेशन जो है रीडर को सेंटेंसेस कनेक्टेड लगते हैं एक दूसरे से। ओके, कोहेरेंस जो है मेन आइडिया को ऑर्गेनाइज करता है, और कोहेशन जो है सेंटेंसेस को लिंक करता है। ओके, इजी था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, मैंने जितना अच्छे से हो सकता है समझाया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टॉपिक 4, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसे आता है, डिस्कस द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। मैं आपको समझा देती हूँ, एग्जाम्पल वगैरह आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो बहुत लोग सोचते हैं कि राइटिंग का मतलब बैठो और लिखना शुरू कर दो, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, ऑथर होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, वो राइटिंग को ना एक प्रोसेस मानते हैं। आपको राइटिंग में भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं, मतलब इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करके राइटिंग करते हो आप। ठीक है, इसके कई सारे स्टेजेस होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग कहते हैं, जब आप सारे जो है स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं राइटिंग में वो फॉलो करते हो। ठीक है, तो इसमें दो तरह की अप्रोच होती है, प्रोडक्ट अप्रोच वर्सेस प्रोसेस अप्रोच, जो आपको पता होनी चाहिए। आपको डिफरेंस पहले मैं समझा देती हूँ, ताकि आपको पेपर में भी अगर दोनों में से आए डिफरेंस तो आपको पता हो। ठीक है,
तो देखो प्रोडक्ट अप्रोच होती है जिसमें हम सिर्फ फाइनल आंसर पर फोकस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वहीं प्रोसेस अप्रोच वो होती है जहां फाइनल आंसर तक पहुंचने का पूरे प्रोसेस पर फोकस होता है, मतलब प्लानिंग से लेकर फाइनल सबमिशन तक, ठीक है। तो प्रोसेस अप्रोच राइटिंग को एक मल्टी स्टेज एक्टिविटी मानती है, ना कि एक सिंगल एक्ट। वहीं प्रोडक्ट अप्रोच जो है सिंगल एक्ट पे फोकस करती है। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट प्रोसेस अप्रोच के 5 स्टेजेस क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे मेन 5 स्टेजेस मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहला होता है प्री राइटिंग। देखो ये राइटिंग का फाउंडेशन होता है। इस स्टेज में एक्चुअल राइटिंग स्टार्ट होती है, प्लानिंग होती है ना। तो इस स्टेज में आप क्या करते हो, जब राइटिंग से पहले आप सोचते हो, आइडिया सोचते हो, दिमाग चलाते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और आउटलाइन करते हो कि मेरे को ये पॉइंट्स लिखने हैं अपने पैराग्राफ में। ओके, फिर इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह भी आ जाता है। आपको पता होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है टॉपिक से रिलेटेड जितने आइडियाज हैं उन सबका दिमाग में आना। ओके, फिर आता है ड्राफ्टिंग का स्टेज। एक्चुअल राइटिंग स्टार्ट होती है। इस स्टेज में आप पहला रफ ड्राफ्ट लिखते हो, ठीक है। ये इम्परफेक्ट हो सकता है, इसमें आप ग्रामर ग्रूमर नहीं देखते, स्पेलिंग नहीं देखते, बस एक फ्लो में चीजें लिखते हो। ओके, फिर आता है रिवाइजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। यहाँ पे राइटर चेक करता है कि आइडियाज उसके क्लियर है या नहीं, पैराग्राफ का ऑर्डर सही बैठ रहा है, कोहेशन कोहेरेंस सही है या नहीं, बेसिकली कोहेरेंस, ओके, नॉट कोहेशन, लॉजिक स्ट्रांग है या नहीं, कोई पॉइंट तो नहीं मिसिंग है, तो ये सब देखते हो आप, ठीक है। फिर होता है आपका एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग। देखो अब कंटेंट को आप फाइनल करते हो तो लैंग्वेज को पॉलिश करते हो। यहाँ पे आप ग्रामर, स्पेलिंग, पंचुएशन, कैपिटल लेटर्स, ये सब देखते हो। ओके, उसके बाद आपकी आती है पब्लिशिंग एंड शेयरिंग। लास्ट स्टेज होता है, फाइनल वर्जन को आप सबमिट करते हो या फिर शेयर करते हो। तो जैसे कि असाइनमेंट सबमिट करना, रिपोर्ट सबमिट करना, आर्टिकल पब्लिश करना, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है सारा स्टेज जो मैंने आपको समझाया है। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो कि जैसे कि मैं एक यूट्यूब वीडियो भी बना रही हूँ अगर, तो मैं पहले प्री राइटिंग करूंगी जहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगी, फिर मैं उस स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करूंगी, फिर मैं देखूंगी मेरी लैंग्वेज सही है नहीं है, और फिर मैं जो है उसको अपलोड कर दूंगी, है ना। तो यही हुआ। तो ये होता है एक तरह हमारा प्रोसेस अप्रोच। अब प्रोसेस अप्रोच इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये बेटर क्वालिटी राइटिंग प्रोड्यूस करता है, मिस्टेक्स को कम करता है, आइडियाज ऑर्गेनाइज होते हैं, राइटिंग आपकी क्लियर और लॉजिकल बनती है। ऑलराइट, तो देखो वीडियो ना ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। अभी के लिए आप ये टॉपिक जो है 4 टॉपिक पढ़ो, उसके बाद हम आके इसमें और टॉपिक डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 8 टॉपिक हैं, तो हमने इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट 4 जो टॉपिक बचे हैं वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, उसके बाद तो बहुत ही कम बचा है। उसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मेट्स देखने हैं चीज़ों के। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ये मेरे से जो है ये वाला पीडीएफ ले सकते हो। इस पीडीएफ में मैंने सब कुछ बता रखा है, ऑलराइट, कि कैसे आंसर लिखने हैं, आंसर्स बता रखे हैं, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कितनी सारी मैंने रिपोर्ट लिख कर दी है। इसमें मैंने बहुत सारे वो भी लिखे हुए हैं, आपके जितने आपके लेटर वगैरह आने हैं वो भी सारे लिखे हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो ये वाले पीडीएफ जो है मेरे से परचेज कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप मेरे को मैसेज करके ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में वीडियो के। थैंक यू सो मच।